नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत और आर्मेनिया की। ये एक ऐसी कहानी है जो थोड़ी हैरान भी करती है। कैसे हजारों साल पुराने रिश्ते जो लगभग भुला दिए गए थे, वो अचानक 21वीं सदी में एक बहुत ही अहम रणनीतिक साझेदारी बन गए हैं। और खास तौर पर रक्षा के क्षेत्र में। ये सिर्फ इतिहास को दोहराना नहीं है, ये तो आज की दुनिया की जियोपॉलिटिक्स का एक नया चैप्टर है ना? सही कहा। ये बदलाव वाकई में ध्यान खींचने वाला है। देखिए, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ते तो थे ही हमेशा से, लेकिन अब उनमें जो ये सामरिक और आर्थिक रंग भरा जा रहा है, और वो भी इतनी तेजी से, ये बिल्कुल अलग बात है। ये सिर्फ पुरानी दोस्ती की बात नहीं रही अब। ये भविष्य की ज़रूरतें हैं, जिनके हिसाब से रिश्ते को एक नया आकार दिया जा रहा है। तो आज हम इसी मल्टी डायमेंशनल रिश्ते की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो काफ़ी फैली हुई है। प्राचीन इतिहास से लेकर मॉडर्न डिप्लोमेसी, फिर वो चौंकाने वाले रक्षा सौदे, तेजी से बढ़ते व्यापार के आंकड़े, कनेक्टिविटी के बड़े बड़े प्लान्स, और हाँ, इसके पीछे की जियोपॉलिटिक्स भी। और हमारा मकसद बिल्कुल साफ है। हमें समझना है कि ये रिश्ता क्यों और कैसे बदल रहा है, इसके पीछे असल वजहें क्या हैं, और ये दोनों देशों के लिए अचानक इतना ज़रूरी क्यों हो गया, खासकर पिछले कुछ सालों में। और आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में इसके मायने क्या हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। कहते हैं कि इसकी जड़ें तो बहुत ही पुरानी हैं। हाँ, ये बात शायद कई लोगों को पता ना हो, पर ये रिश्ते 2000 साल से भी ज़्यादा पुराने बताए जाते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि लगभग 1499 ईसा पूर्व में कन्नौज से दो भारतीय राजकुमार थे, कृष्ण और गणेश नाम के। वो अपने साथियों के साथ आर्मीनिया पहुंचे थे, और वहां उन्हें टारोन प्रांत में बसने के लिए जगह दी गई। उन्होंने वहां भारतीय बस्तियां बसाईं। 1499 ईसा पूर्व। ओ, ये तो वाकई बहुत ही पुराना कनेक्शन है। और सिकंदर के समय से भी कुछ जुड़ता है क्या? हाँ, कुछ हिस्टोरिकल रेफरेंस मिलते हैं कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर के भारतीय अभियान में आर्मेनियाई सैनिक भी थे। पर उससे भी ज़्यादा अहम शायद ये है कि सदियों तक आर्मेनियाई व्यापारी सिल्क रूट पर बहुत एक्टिव थे। मतलब भारत और यूरोप के बीच जो व्यापार होता था, जो विचारों का आदान प्रदान होता था, उसमें उनकी एक बड़ी भूमिका थी। और मुगल काल में भी इनका जिक्र आता है, खासकर अकबर के समय में। हाँ, बिल्कुल। बादशाह अकबर ने तो 16वीं सदी में आर्मेनियाई व्यापारियों को पहचाना, उनकी ईमानदारी, उनकी व्यापारिक समझ, और उन्हें आगरा में बसने के लिए बुलाया। उन्होंने आगरा में अपनी एक जगह बनाई। बाद में ब्रिटिश काल में भी देखें तो चेन्नई, कोलकाता, इन शहरों में आर्मेनियाई समुदाय काफ़ी फला फूला। उनके चर्च आज भी हैं वहाँ। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि आज़ादी से पहले का जो दौर था, थोड़ी अस्थिरता थी, तो कई आर्मेनियाई लोग भारत छोड़कर चले भी गए। तो ये इतिहास की मजबूत नींव तो है। अब आते हैं आज के दौर पर। ये औपचारिक रिश्ते दोबारा कब और कैसे बने? देखिए, ये जुड़ा है सोवियत संघ के टूटने से। जब आर्मेनिया आज़ाद हुआ तो भारत ने उसे मान्यता दी 26 दिसंबर 1991 को, और उसके तुरंत बाद 31 अगस्त 1992 को दोनों देशों के बीच फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिश्ते कायम हो गए। फिर भारत ने मार्च 1999 में येरेवन में अपनी एम्बेसी खोली। ये एक ज़रूरी कदम था इन रिश्तों को एक संस्थागत रूप देने के लिए। और पिछले कुछ सालों में तो इन रिश्तों में एक नई तेजी दिखी है। हाई लेवल विजिट्स काफ़ी बड़ी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की जो यात्रा थी, उसे तो एक टर्निंग पॉइंट जैसा माना जाता है ना? हाँ, अक्टूबर 2021 की वो यात्रा बहुत अहम थी, क्योंकि डिप्लोमेटिक रिश्ते बनने के बाद मतलब 30 सालों में ये पहली बार था कि भारत का कोई विदेश मंत्री आर्मेनिया गया था। वो सिर्फ एक फॉर्मल विजिट नहीं थी, उसने रिश्तों में एक नई एनर्जी भर दी। और उसके बाद से तो मुलाकातों का सिलसिला तेज हो गया है। देखिए ना, 2021 के बाद से विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, सुरक्षा सलाहकार, दोनों तरफ से लगातार हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं। ये दिखाता है कि ये रिश्ता अब सिर्फ नाम का नहीं है, ये एक सोची समझी, तेजी से बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन गई है। आर्मेनिया के फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एनएसए कई बार भारत आ चुके हैं हाल के सालों में। ये बढ़ती डिप्लोमेटिक गर्मजोशी तो साफ है, लेकिन जो सबसे बड़ा और शायद सबसे अप्रत्याशित बदलाव आया है, वो तो डिफेंस सेक्टर में है। ये कहाँ तक सच है कि भारत अब आर्मेनिया का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर बन गया है, रूस को भी पीछे छोड़ दिया? ये जानकारी बिल्कुल सही है, और यही इस रिश्ते का सबसे ड्रामेटिक पहलू है, खासकर 2020 के बाद।
और हाँ, इसमें रूस का यूक्रेन युद्ध में बिजी होना भी एक फैक्टर है। भारत बहुत तेजी से आर्मेनिया के सबसे बड़े डिफेंस सप्लायर के तौर पर उभरा है और उसने रूस की जगह ले ली है, जो पारंपरिक रूप से ये भूमिका निभाता था। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। आंकड़े क्या कहते हैं, मतलब कितने बड़े हैं ये रक्षा सौदे? देखिए, पिछले करीब 5 सालों में अनुमान है कि लगभग $1.5 बिलियन के रक्षा सौदे हुए हैं। कुछ स्रोत तो ये भी कह रहे हैं कि फिस्कल ईयर 2024-25 की शुरुआत तक ही आर्मेनिया करीब $600 मिलियन के हथियार भारत से खरीद चुका था। ये आंकड़े भारत के अपने डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत मायने रखते हैं। और इसमें किस तरह के हथियार हैं? वो पिनाका रॉकेट लॉन्चर की बात बहुत हुई थी। हाँ, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर यानी MAVRL, उसकी डिलीवरी नवंबर 2024 में शुरू हुई। वो खास है क्योंकि उसका जो 80 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज वाला वेरिएंट है, वो आर्मेनिया को ज़मीनी लड़ाई में एक मजबूत काउंटर अटैक क्षमता देता है। इसके अलावा आकाश 1S एयर डिफेंस सिस्टम भी दिया गया है। ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं, ड्रोन और दूसरे हवाई खतरों के लिए, जो आजकल के युद्धों में बहुत बड़ी चुनौती हैं। इससे पहले 2020 में स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार की 4 यूनिट्स भी दी थी। वो दुश्मन की आर्टिलरी का पता लगाने में मदद करती हैं। और अब मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें MP-80GM, उनकी भी बात चल रही है। तो ये हथियार तो सीधे सीधे आर्मेनिया की जरूरतें पूरी कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक लेवल पर देखें तो ये पार्टनरशिप दोनों के लिए इतनी अहम क्यों है? आर्मेनिया के लिए शायद रूस पर डिपेंडेंसी कम करना एक बड़ा कारण है। हाँ, बिल्कुल। आर्मेनिया के लिए ये एक तरीका है अपनी रक्षा जरूरतों के लिए किसी एक देश, खासकर रूस, पर जरूरत से ज्यादा निर्भर ना रहने का, और साथ ही अपने पड़ोसी अजरबैजान से जो खतरा वो महसूस करते हैं, उसके सामने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को मॉडर्नाइज करने का, मजबूत करने का। भारत के लिए ये अपनी बढ़ती हुई डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट क्षमता का एक बहुत बड़ा शोकेस है। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदता नहीं, बेचता भी है और एक भरोसेमंद सप्लायर है। और साथ ही साउथ कॉकेसस जैसा जो स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव इलाका है, वहां भारत को एक अहम पार्टनर मिल जाता है। ये डिफेंस पार्टनरशिप तो मजबूत हो ही रही है, लेकिन क्या इकोनॉमिक फ्रंट पर भी ऐसी ही तेजी है? क्या ट्रेड भी बढ़ रहा है दोनों देशों के बीच? हाँ, इकोनॉमिक फ्रंट पे भी काफी अच्छा ट्रेंड है। ट्रेड में जबरदस्त उछाल आया है। आंकड़े थोड़े अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग स्रोतों में, पर ट्रेंड बिल्कुल साफ है। एक सोर्स कहता है कि जो बायलैटरल ट्रेड 2019 में करीब $60 मिलियन था, वो 2023 तक $150 मिलियन से ज्यादा हो गया है। एक दूसरा सोर्स तो 2023 में ट्रेड को $300 मिलियन के भी पार बता रहा है। मतलब 2018 से देखें तो करीब 30% से ज्यादा की सालाना ग्रोथ, और ताज़ा आंकड़े भी लगातार बढ़त दिखा रहे हैं। तो मतलब साफ है, दोनों देश अब सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि आपस में व्यापार करने में भी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ये आंकड़े दिलचस्प है, हालांकि थोड़ा फर्क है अलग अलग सोर्सेज में, पर मुख्य बात यह है कि ट्रेंड क्लियरली ऊपर की तरफ है ना? भारत से जाता क्या है मुख्य रूप से आर्मेनिया? मशीनरी, ICT प्रोडक्ट्स, चाय और दूसरे कंज्यूमर गुड्स। और आर्मेनिया से भारत क्या लेता है? मुख्य रूप से शराब, खासकर ब्रांडी, कुछ मिनरल्स, कीमती पत्थर और कुछ स्पेशल इक्विपमेंट। और हाल में ट्रेड और कोऑपरेशन को और बढ़ाने के लिए कुछ ठोस अग्रीमेंट भी हुए हैं। जी हाँ, हाल के सालों में कई जरूरी मौज़ साइन हुए हैं। जैसे मार्च 2025 में मेडिकल प्रोडक्ट्स के रेगुलेशन पर एक समझौता हुआ। इससे फार्मा सेक्टर में ट्रेड आसान होगा। उसी वक्त डिप्लोमेट्स की ट्रेनिंग के लिए भी एक MOU हुआ। इससे दोनों देशों के फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन होगा। इससे पहले जून 2023 में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर समझौता हुआ था, जिसमें इंडिया स्टैक, मतलब हमारा जो आधार UPI वाला सफल डिजिटल सिस्टम है, उसको शेयर करने की बात है। और जुलाई 2022 में हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर भी समझौता हुआ था। ये सब दिखाता है कि सहयोग का दायरा लगातार बढ़ रहा है। ट्रेड और डिफेंस के अलावा कनेक्टिविटी भी एक बड़ा मुद्दा है जो दोनों के लिए जरूरी है। इसमें वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC की क्या भूमिका है? INST इस रिश्ते का एक बहुत ही अहम स्ट्रेटेजिक पिलर है। भारत और आर्मेनिया दोनों इसके मेंबर हैं। जी। ये कोई एक सीधी सड़क या रेल लाइन नहीं है, बल्कि ये 7200 किलोमीटर लंबा एक मल्टी मॉडल नेटवर्क है। मतलब इसमें शिपिंग रूट भी है, रेल भी है, सड़क भी है। ये भारत को ईरान, कैस्पियन सागर और रूस के रास्ते यूरोप से जोड़ता है। और आर्मेनिया इस रूट पर एक जरूरी लिंक बन सकता है। इसके प्रैक्टिकल फायदे क्या हैं? क्या ये जो पारंपरिक समुद्री रास्ता है, स्वेज नहर वाला, उससे बेहतर है? हाँ, इसके कई फायदे हैं। अनुमान है कि INST से माल ढुलाई का समय स्वेज नहर वाले रास्ते के मुकाबले 30 से 40% तक कम हो सकता है।
लागत में भी अच्छी खासी बचत हो सकती है। कुछ एस्टिमेट्स कहते हैं कि $2500 प्रति 15 टन कार्गो तक बच सकता है। लेकिन शायद सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक फायदा ये है कि ये उन रास्तों का एक विकल्प देता है जो या तो बहुत लंबे हैं या फिर ऐसे चोक पॉइंट से गुजरते हैं जहां दूसरे देशों का कंट्रोल है या अस्थिरता का डर है। और इसी से जुड़ा हुआ आर्मेनिया ने एक और वैकल्पिक कॉरिडोर का भी प्रस्ताव रखा है जो शायद भारत के लिए और भी इंटरेस्टिंग हो। जी, आर्मेनिया ने पर्शियन गल्फ ब्लैक सी कॉरिडोर का प्रस्ताव दिया है। ये INST के साथ साथ चल सकता है या उसका पूरक हो सकता है। ये कॉरिडोर मुंबई को ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट से जोड़ेगा और फिर जमीन के रास्ते आर्मेनिया होते हुए ब्लैक सी और फिर यूरोप या रूस तक जाएगा। इसकी खास बात यह है कि ये अजरबैजान को बाईपास करता है। अजरबैजान को बाईपास करना, अच्छा, ये बात हमें सीधे जियोपॉलिटिक्स पे ले आती है। क्या ये जो भारत आर्मेनिया की नज़दीकी बढ़ रही है, ये कहीं ना कहीं वो जो तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान का एक गठजोड़ बन रहा है, उसके खिलाफ एक बैलेंस बनाने की कोशिश है? बहुत से स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट इसे इसी तरह से देखते हैं। देखिए, ये कोई छिपी बात नहीं है कि तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान के बीच जो सहयोग बढ़ रहा है वो कई बार भारतीय हितों के खिलाफ गया है। हमारे स्रोत बताते हैं कि तुर्की ने कश्मीर मुद्दे पर हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। पाकिस्तान को डिफेंस सप्लाईज दिए हैं, ड्रोन, नेवल शिप वगैरह। यहां तक कि 2025 का जो कथित ऑपरेशन सिंदूर था, जिसे स्रोत सीमा पार की एक सैन्य कार्रवाई बताते हैं, उसमें भी तुर्की और अजरबैजान द्वारा पाकिस्तान का समर्थन करने की बात है। और यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम सिर्फ वो बता रहे हैं जो स्रोतों में कहा गया है, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे। समझ गए। तो इस तिकड़ी के सामने भारत आर्मेनिया पार्टनरशिप को एक काउंटर बैलेंस के तौर पर देखा जा रहा है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने आर्मेनिया को कॉकेसस में भारत का इजराइल भी कहा है। ये तुलना कितनी सही है? हाँ, ये तुलना कुछ स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि हालात बिल्कुल एक जैसे हैं, बल्कि ये इस बात पर जोर देता है कि कैसे कॉमन जियोपॉलिटिकल चिंताएं या कॉमन विरोधी दो देशों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में ला सकते हैं। भारत का आर्मेनिया को जो मिलिट्री और डिप्लोमेटिक सपोर्ट है, वो एक तरह से उस इलाके में तुर्की के बढ़ते असर और पाकिस्तान की एक्टिविटीज को भी चुनौती देता है। इस जियोपॉलिटिकल चेस गेम के साथ साथ जमीन पर भी काफी ठोस काम हो रहा है, खासकर टेक और एजुकेशन में। इसमें भारत का क्या रोल रहा है? इस फील्ड में भारत का योगदान काफी नोट करने लायक है। 2015 में येरेवन में भारत आर्मेनिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ICT बना था। और खास बात यह है कि इसमें भारत का अपना परम सुपर कंप्यूटर लगा हुआ है। कहा जाता है कि इस सेंटर ने आर्मेनिया के IT वर्कफोर्स के लगभग 1/3 हिस्से को ट्रेन करने में मदद की है। ये आर्मेनिया के टेक सेक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है। और हेल्थ और एजुकेशन में भी कुछ हुआ है? जी, 2015 में ही एक टेलीमेडिसिन नेटवर्क भी शुरू किया गया था ताकि दूर दराज के मरीजों को भी बेहतर सलाह मिल सके। स्कूलों में डिजिटल लिटरेसी के लिए भारत ने आर्मेनिया के 122 स्कूलों में कंप्यूटर लैब्स लगाने में मदद की। और हायर एजुकेशन की बात करें तो आर्मेनिया खासकर मेडिकल की पढ़ाई के लिए भारतीय स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर हो रहा है। 2020 के नागोर्नो काराबाख युद्ध के बाद यहाँ भारतीय छात्रों की संख्या बढ़ी है, क्योंकि यहाँ क्वालिटी एजुकेशन कम खर्च में मिल जाती है। और वो जो डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग वाला एग्रीमेंट हुआ हाल में, हाँ, उसका क्या महत्व है? हाँ, मार्च 2025 का वो MOU जो भारत के सुषमा स्वराज फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट और आर्मेनिया के डिप्लोमेटिक स्कूल के बीच हुआ, वो भी अहम है। इससे दोनों देशों के यंग और सर्विंग डिप्लोमैट्स को एक दूसरे की फॉरेन पॉलिसी, रीजनल नजरिए और काम करने के तरीके को समझने में मदद मिलेगी। आपसी समझ बढ़ेगी। अब जरा पीपल टू पीपल कनेक्ट और कल्चरल जुड़ाव की बात करते हैं। दोनों देशों की दुनिया भर में बड़ी डायस्पोरा आबादी है। क्या इस फ्रंट पे भी कोई तालमेल है? हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग सिमिलैरिटी है। भारत और आर्मेनिया दोनों की ही ग्लोबल डायस्पोरा बहुत एक्टिव और प्रभावशाली है। और दोनों ही देश अपनी डायस्पोरा से जुड़ने के लिए खास कोशिशें करते हैं। जैसे आर्मेनिया का ग्लोबल आर्मेनियन समिट है, भारत का प्रवासी भारतीय दिवस है। इसी लाइन पे एक नई पहल दिसंबर 2024 में सैन फ्रांसिस्को में हुई ग्लोबल डायस्पोरा फोरम का एक स्पेशल इंडिया आर्मेनिया एडिशन। उसमें दोनों देशों के एंटरप्रेन्योर्स, टेक लीडर्स, डायस्पोरा के लोग साथ आए और दोनों देश अपने यूथ डायस्पोरा को उनकी जड़ों से जोड़ने के लिए भी प्रोग्राम चलाते हैं। और कल्चरल लेवल पे कैसा एक्सचेंज है? बॉलीवुड तो शायद वहां भी पहुंच गया होगा। अरे बिल्कुल, बॉलीवुड फिल्में तो आर्मेनिया में काफी पॉपुलर हैं। इसके अलावा भारत का जो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला है, उसमें आर्मेनिया के फोक ग्रुप्स ने परफॉर्म किया है। और हाँ, योग और आयुर्वेद में भी वहाँ लोगों की रुचि बढ़ रही है, लोग अपना रहे हैं। ये छोटे छोटे कल्चरल धागे भी रिश्तों को मजबूती देते हैं। ये सब सुनने में तो बहुत पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन
क्या इस उभरते रिश्ते में कोई चुनौतियां, कोई मुश्किलें भी हैं? हाँ बिल्कुल, चुनौतियां तो हर रिश्ते में होती हैं। एक हालिया डेवलपमेंट जिसने कुछ सवाल उठाए वो है अगस्त 2025 में आर्मीनिया का पाकिस्तान के साथ फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिश्ते बनाना। हालांकि आर्मीनिया ने कहा है कि ये भारत के साथ रिश्तों की कीमत पर नहीं होगा, फिर भी ये एक नई कॉम्प्लेक्सिटी है जिस पर नजर रखनी होगी। इसके अलावा साउथ कॉकेसस का जो रीजन है वो पर्सन ही अस्थिर है, वहां तनाव बना रहता है। ये हमेशा एक चिंता रहती है। और ये भी हो सकता है कि तुर्की और अजरबैजान जैसे तीसरे देश इस भारत आर्मीनिया सहयोग को कमजोर करने की कोशिश करें। और अगर भविष्य की संभावनाओं की बात करें तो क्या कुछ ऐसे एरिया हैं जहां अभी पोटेंशियल पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ है? जैसे ट्रेड, क्या वो अपनी पीक पर है? नहीं, ट्रेड में तो निश्चित हम से और बढ़ने की बहुत गुंजाइश है। आंकड़े बढ़ रहे हैं पर पोटेंशियल इससे कहीं ज्यादा है। इसके लिए कनेक्टिविटी को और बेहतर करना होगा, माल ढुलाई की कॉस्ट कम करनी होगी, दोनों देशों के बिजनेसेस के बीच B2B एंगेजमेंट बढ़ाना होगा, और जो सामान ट्रेड होता है उसे और डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी रिश्ते और गहरे हो सकते हैं, जैसे वो 2+2 डायलॉग का आइडिया है डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच। 2025-30 के लिए एक डिटेल्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फ्रेमवर्क बनाना, टेक्नोलॉजी में जॉइंट इनिशिएटिव्स लेना, ये सब हो सकता है। तो अगर हम भारत के नजरिए से देखें तो इस पूरी पार्टनरशिप का स्ट्रेटेजिक बॉटम लाइन क्या है? संक्षेप में बताएं तो इसके मुख्य फायदे क्या हैं? भारत के लिए इसके कई जरूरी स्ट्रैटेजिक फायदे हैं। एक, साउथ कॉकेसस जैसे अहम और सेंसिटिव रीजन में भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर और स्ट्रैटेजिक फुटहोल्ड मिलता है। 2, ये भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के टारगेट जो $5 बिलियन का है को पाने में मदद करता है और भारत को एक सक्षम डिफेंस मैन्युफैक्चरर के तौर पर स्थापित करता है। 3, ये INSTC और वो जो पर्शियन गल्फ ब्लैक सी कॉरिडोर का प्रस्ताव है उसके जरिए भारत को यूरोप और यूरेशियन मार्केट्स तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक और शायद ज्यादा सुरक्षित रास्ते देता है। और चौथा, ये भारत को उस रीजन में जो एंटी इंडिया समझे जाने वाले गठजोड़ हैं जैसे तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान, उनके असर को बैलेंस करने में मदद करता है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि कैसे भारत और आर्मेनिया के बीच के वो प्राचीन ऐतिहासिक धागे आज की जियोपॉलिटिकल सच्चाइयों से मिलकर एक मजबूत और मल्टी डायमेंशनल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बना रहे हैं। डिफेंस, इकोनॉमी, कनेक्टिविटी, डिप्लोमेसी, ये सब इसके अहम पिलर बन गए हैं। और ये बात अपने आप में कितनी बड़ी है कि आर्मेनिया आज भारत का तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस कस्टमर बन गया है। बिल्कुल, ये रिश्ता एक मिसाल है कि कैसे आज की मल्टीपोलर दुनिया में देश कॉमन इंटरेस्ट्स, कॉमन चैलेंजेस और हिस्टोरिकल लिंक्स का फायदा उठाकर एक दूसरे के लिए फायदेमंद पार्टनरशिप बना सकते हैं। आर्मेनिया को भारत के रूप में एक रिलायबल डिफेंस सप्लायर और डेवलपमेंट पार्टनर मिला है और भारत को एक स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन में अपनी पहुंच बढ़ाने और अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को साधने का मौका मिला है। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे ये भारत आर्मेनिया साझेदारी गहरी हो रही है, क्या इसमें साउथ कॉकेसस के जटिल पावर बैलेंस को स्थायी रूप से बदलने की क्षमता है? और इस क्षेत्र के जो दूसरे देश हैं, खासकर ईरान और रूस, उनके लिए इसके क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं? या फिर क्या डिफेंस और ट्रेड से भी आगे बढ़कर इन दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच का जो गहरा कल्चरल और हिस्टोरिकल कनेक्शन है वो भविष्य में सहयोग के कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड दरवाजे खोल सकते हैं जिनके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं है? ये सोचने वाली बातें हैं।